Hello my dear friends, I am Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and I am here again with previous year questions answer with their explanation. I request you all, please like and subscribe my channel and share with your colleagues, because इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है. पहले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर्च करना पड़ता है, देन आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन, ताकि वो एक्सप्लेनेशन आपको दूसरे इस टॉपिक से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकें. सो प्लीज़ कीप मोटिवेट मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर कलीग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ these questions. Optimum distance for implant placement from natural tooth is, options are 1 mm, 2 mm, 3 mm and 4 mm. इम्प्लांट और नेचुरल टीथ के बीच में ऑप्टिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है. ये है नेचुरल टूथ और ये है इम्प्लांट. तो इम्प्लांट और नेचुरल टूथ के बीच में 1.5 mm to 2 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, जबकि 2 इम्प्लांट्स के बीच में 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लिटरेचर, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन इम्प्लांट एंड नेचुरल टूथ शुड बी एटलीस्ट 1.5 mm to 2 mm. ओके, एंड बिटवीन इम्प्लांट एंड इम्प्लांट शुड बी एटलीस्ट 3 mm. तो ये आपको याद रखना है. ऑप्टिमम डिस्टेंस फॉर द इम्प्लांट प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल टूथ इज 2 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैफे और लेट पिगमेंटेशन आर सीन इन, ऑप्शंस आर टर्कॉट सिंड्रोम, ट्यूबरकुलर स्क्लेरोसिस, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव. कैफे और लेट पिगमेंटेशन जो है वो आपको इनमें से किस सिंड्रोम में दिखाई देते हैं? तो ये मैंने आपको यहाँ लिस्ट दी हुई है कि किस सिंड्रोम में, किस डिसऑर्डर में ये कैफ़े ऑलेट पिगमेंटेशन दिखाई देता है. और ये कैफ़े ऑलेट जो पिगमेंटेशन हुआ एक्चुअली इसलिए उसका नाम है क्योंकि इट्स लुक लाइक कॉफ़ी इन मिल्क. ओके, तो उस टाइप का उसमें पैचेस दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम है कैफ़े और लेट पिगमेंटेशन. तो ये किस किस डिसऑर्डर में आपको दिखाई देते हैं? न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में, मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में, ट्यूबरकुलर स्क्लेरोसिस में, ब्लूम सिंड्रोम में, एपिडर्मस नेवस सिंड्रोम में, रसल सिल्वर सिंड्रोम में, मल्टीपल लेंटिजेंस में, एटेक्सिया, टेलेंजिटेजिया, फैनकनी एनीमिया, गाउचर डिसीज़, चैडविक हिगासी सिंड्रोम में. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये किस में दिखाई देगा? ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस में. ओके, तो कैफे और लेट पिगमेंटेशन आर सीन इन ट्यूबरकुलस स्क्लेरोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, in chronic kidney disease stage 5, GFR glomerular filtration rate is, options are less than 45 cc per minute, less than 35 cc per minute, less than 25 cc per minute और 15 cc per minute. तो ये आपको सारी स्टेजेस दी हुई हैं. फर्स्ट, सेकेंड, 3 में ए और बी होता है, 4 एंड 5. तो GTR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, अगर 90% है, इट मीन्स किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रही है. ओके, और उसमें सिर्फ मतलब थोड़े से स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, बट फिर भी किडनी जो है उसका जो फंक्शन चल रहा है वो नॉर्मल है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. तो उसमें क्या होगा? ट्रीटमेंट प्लान ऑब्जर्वेशन है, बस इतना ही करना है. अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 60 to 89 के बीच में है, इट मीन्स कि जो माइल्डली किडनी इन्फेक्शन है, जिसके कारण कि जो किडनी फंक्शंस हैं माइल्डली रिड्यूस हो चुके हैं. ओके, तो इसमें ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा? ऑब्जर्वेशन होगा, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, एंड अगर 45 to 59 हो गया GTR, या 30 to 44 हो गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट मीन्स जो किडनी है वो मॉडरेटली रिड्यूस हो गया उसका किडनी फंक्शन. इसमें क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर भी करना है, और जो रिस्क फैक्टर है उसे रिमूव करना है आपको. ओके, स्टेज 4 में क्या होता है कि जो GTR है वो 15 to 29 हो जाती है. इट मीन्स कि जो किडनी फंक्शन है वो सीवियरली रिड्यूस हो चुका है. तो इसमें प्लानिंग करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ये रीनल फेलियर के चांसेस हो जाते हैं इसमें. और अगर लेस देन 15 हो गया है तो इट मीन्स वेरी सीवियर डैमेज हो चुका है किडनी का, किडनी फेलियर हो चुका है, किडनी बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रही है. तो ट्रीटमेंट प्लान होगा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट. ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? इन क्रोनिक किडनी डिसीज़ स्टेज 5 में क्या होता है? 15 cc पर मिनट और लेस देन 15. ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इतनी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Lip pits are associated with options are Klinefelter syndrome, van der Waals syndrome, Treacher Collins syndrome, Peutz Jeghers syndrome. तो जो van der Waals syndrome है ये एक जेनेटिक, इसका आंसर क्या होगा? लिप पिट्स किस में होते हैं? लिप में पिट्स प्रेजेंट होते हैं van der Waals सिंड्रोम में। van der Waals सिंड्रोम जो है ये एक टाइप का जेनेटिक कंडीशन है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ये, जिसमें लिप में, लोअर लिप में स्पेशली पिट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। इसमें क्लेफ्ट लिप्ड होते हैं और क्लेफ्ट पैलेट नहीं होता, या फिर क्लेफ्ट पैलेट अलोन, यानी अलोन होगा, या तो क्लेफ्ट लिप होगा या क्लेफ्ट पैलेट होगा। हाइपोडोंशिया हो जाता है, नैरो आर्च्ड पैलेट हो जाता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज होती है, एंकाइलोसिस हो जाती है। ओके, ये इसके क्लिनिकल फीचर हैं van der Waals सिंड्रोम के सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें लोअर लिप में पिट्स हो जाते हैं। ओके, the lip pits are associated with van der Waals syndrome. Next question है, a safe light may be mounted on the ceiling at least a height of, options are 3 feet, 4 feet, 5 feet और 6 feet. तो जो safe light है वो सीलिंग में कितने फीट पे माउंटेड होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 4 feet फ्रॉम द वर्क प्लेस। जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हो उससे एटलीस्ट 4 feet और 5 feet आपको ऊपर माउंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इफेक्ट द मैंडिबुलर चेंजेस एट कॉन्डाइलर रीजन इज, ऑप्शंस आर 1 to 2 ग्राम पर mm स्क्वायर, 2 to 4 ग्राम पर mm स्क्वायर, 4 to 5 ग्राम पर mm स्क्वायर और 5 to 7 ग्राम पर mm स्क्वायर। तो अगर मैंडिबुलर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें कितना फोर्स होगा तब कॉन्डाइलर रीजन पे चेंजेस आएंगे? तो इसका आंसर है 5 to 7 ग्राम per mm square amount of force required to affect the mandibular changes at the condylar region. Okay, next question है, according to Tweed's philosophy minimal relapse occur with the correct placement of, तो ट्वीट फिलॉसफी के अनुसार अगर प्लेसमेंट करेक्ट हुआ है तो मिनिमल रिप्लेस किस में होगा? सबसे पहले ऑप्शंस हैं अपर फर्स्ट मोलार, लोअर फर्स्ट मोलार, अपर इंसाइजर और लोअर इंसाइजर। तो इसका आंसर होगा लोअर इंसाइजर्स। तो अपराइट मैंडिबुलर इंसाइजर्स फ्रिक्वेंटली वर रिलेटेड टू पोस्ट ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या होंगे? लोअर इंसाइजर जो है अपराइट पोजीशन में आ जाएंगे, एंड ये जो है अगर ये अपराइट पोजीशन में आ गया इट मीन्स इट्स द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्वीट्स फिलॉसफी मिनिमल रिप्लेस अकर विद द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ लोअर इंसाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a common problem associated with most of the mixed dentition analysis? Options are accuracy in different population, complicated calculation, radiographic magnification error और difficulty in making steady models. तो इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो मिक्स डेंटिशन एनालिसिस के टाइम पे आपको होती है? तो मिक्स डेंटिशन के लिए मिक्स डेंटिशन एनालिसिस में क्या होता है, अपन दोनों इन्वॉल्व करते हैं, प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ इन द, ये क्या कहलाती है? ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है डेसिडुअस एंड परमानेंट डेंटिशन के बीच का। ओके, तो रेडियोग्राफिक इमेज इसमें क्या होती है, उसमें मिक्स डेंटिशन हो जाता है तो एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ड्यू टू मैग्नीफिकेशन। ओके, एंड मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट्स चैलेंजिंग, यानी फिर आप एक्यूरेट मेजरमेंट जो है आप शो नहीं कर पाते हो क्योंकि नीचे आपको टूथ बर्ड्स और ये सब भी दिखाई देते हैं, मिक्स डेंटिशन ऊपर आने लगते हैं जो परमानेंट डेंटिशन है, तो उसके कारण आपको ये ओवरलैप हो जाते हैं रेडियोग्राफ में। ओके, तो सबसे ज़्यादा आपको रेडियोग्राफिक मैग्नीफिकेशन एरर शो होते हैं व्हेन विद द मोस्ट ऑफ द मिक्स डेंटिशन एनालिसिस। ओके, TATS in orthodontics is used for, options are tooth replacement, muscle reprogramming, orthognathic splint और anchorage। तो TATS क्या होता है? टेम्प्रेरी एंकरेज डिवाइस। तो इसमें ही आपको दिख रहा है बोन में ये आपको टैट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो टैट क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ टेम्परली फिक्स्ड इन द बोन। ओके, फॉर द पर्पज़ ऑफ कंट्रोलिंग द टूथ मूवमेंट। इसका क्या पर्पज़ होता है? टूथ मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड रिमूव व्हेन द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड। ओके, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? टाइटेनियम अलॉय मिनी स्क्रू यूज़ करते हैं जिसकी साइज़ होती है 6 to 12 mm इन लेंथ एंड 1.2 to 2 mm इन डायमीटर। ओके, तो ये आपको पता हो गया है कि जो टैट क्या होता है? ऑर्थोडोंटिक्स इज यूज फॉर द एंकरेज। ओके, टूथ मूवमेंट में आपको यूज़ करना पड़ता है इन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द HMO मॉडल इन विच डेंटल पर्सनल आर सैलरीड एम्प्लॉय इज। तो HMO क्या होता है, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसमें कौन से जो है सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं। ऑप्शंस आर स्टाफ मॉडल, ग्रुप मॉडल, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एसोसिएशन और कैपिटेटेड नेटवर्क। तो जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फोर टाइप के होते हैं, स्टाफ मॉडल, ग्रुप मॉडल, नेटवर्क मॉडल और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एसोसिएशन। तो उसमें से कौन से सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टाफ मॉडल्स आर सैलरीड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिकॉशन डू नॉट एम्फेसाइज। ऑप्शंस आर बैरियर्स प्रोसीजर, रूटीन ऑटोक्लोविंग, मीन्स ऑफ हैंडलिंग पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल, मीन्स ऑफ हैंडलिंग पोटेंशियल इन्फेक्शियस पेशेंट। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है इनमें से। तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो फोकस किस पे करते हैं, फॉर द यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पे, यानी ये बैरियर प्रोसीजर, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल एंड सेफ प्रैक्टिस व्हेन डीलिंग विद द पोटेंशियली इन्फेक्शियस पेशेंट। यानी कि जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो किस किस पे फोकस करते हैं, बैरियर्स प्रोसीजर पे, मीन्स ऑफ हैंडलिंग पोटेंशियल इन्फेक्शियस मटेरियल पे, मीन्स ऑफ हैंडलिंग पोटेंशियल इन्फेक्शियस पेशेंट्स पे। ओके, तो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है रूटीन ऑटोक्लेविंग, क्योंकि इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन। तो स्पेसिफिक मेथड है तो उसमें प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट अ प्राइमरी एम्फेसिस ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ओके, तो ये इसका आंसर होगा यूनिवर्सल प्रिकॉशन डू नॉट एम्फेसाइज रूटीन ऑटोक्लेविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है Human Development Index does not include. Options are infant mortality, life expectancy, adult literacy rate, gross domestic product. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनमें से क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इट इज़ यूज टू मेजर द डेवलपमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ। इनमें से कौन सा डेवलपमेंट है जो ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। ओके, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एडल्ट लिटरेसी रेट और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, पर कैपिटा जीडीपी एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है, ये आपको शो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, एडल्ट लिटरेसी रेट भी है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज नॉट इंक्लूड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 90% स्पेसिफिसिटी मीन्स। Options are 90% true positive and 10% false negative, 90% true positive and 10% false positive, 90% true negative and 10% false positive, 90% true negative and 10% false negative। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है 90% स्पेसिफिसिटी, मतलब अपन को पूछा गया स्पेसिफिसिटी का मीन्स क्या होता है, मीन्स 90% ऑफ द नॉन डिसीज्ड पीपल है। स्क्रीन हो रही, किसकी स्क्रीनिंग हो रही है, नॉन डिसीज्ड पीपल की हो रही है 90% स्पेसिफिसिटी में, जिसमें कि टेस्ट विल गिव अ ट्रू नेगेटिव, 90% होता है ट्रू नेगेटिव एंड 10% होता है फॉल्स नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि 90% स्पेसिफिसिटी मीन्स में क्या होता है, 90% ट्रू नेगेटिव एंड 10% फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। ओके, जबकि अगर 90% सेंसिटिविटी पूछा जाए तो 90% सेंसिटिविटी मीन्स होता है डिसीज पीपल्स की स्क्रीनिंग होती है इसमें, तो 90% ट्रू पॉजिटिव एंड 10% फॉल्स पॉजिटिव होगा। ओके, 90% ट्रू पॉजिटिव एंड 10% फॉल्स पॉजिटिव होगा, किसके लिए, 90% सेंसिटिविटी मीन्स के लिए। ओके, तो ये आपको दोनों पता चल गया है, तो आप दोनों कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The incisor liability on an average is, options are 7.6 mm in maxillary arch, 6.4 mm in maxillary arch, 3.4 mm in maxillary arch, 2.8 mm in maxillary arch. तो इंसाइजर लाइबिलिटी होता क्या है, ये एक्चुअली होता है एक्सचेंज ऑफ इंसाइजर, जिसमें कि परमानेंट इंसाइजर जो हैं वो प्राइमरी टीथ के प्लेस पे आते हैं। तो जो परमानेंट इंसाइजर्स हैं वो एक्चुअली लार्जर होते हैं दैन द प्राइमरी टीथ। तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ स्पेस नीडेड फॉर द एकोमोडेशन ऑफ द इंसाइजर्स, यानी परमानेंट इंसाइजर के लिए जितनी स्पेस नीडेड है एंड द स्पेस अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड द इंसाइजर लाइबिलिटी। ओके, तो ये मैक्सिला में होती है 7 mm और मैंडिबुलर आर्च में होती है 6 mm। तो इंसाइजर लाइबिलिटी ऑन एवरेज इज, आंसर होगा 7.6 mm इन मैक्सिलरी आर्च, ओके, और 6.4 mm इन मैंडिबुलर आर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑर्थोडोंटिक वायर हैज़ द मैक्सिमम सरफेस फ्रिक्शन विथ ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स। तो ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलियन वायर, TMA वायर, नाइट आई वायर और SS वायर। तो इनमें से किस ऑर्थोडोंटिक वायर में मैक्सिमम सरफेस फ्रिक्शन होगा विद द ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स। तो जो SS यानी कि स्टेनलेस स्टील वायर है इज़ ड्रॉन अक्रॉस अ स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट। ठीक है, तो जब स्टेनलेस स्टील वायर एंड स्टेनलेस स्टील ब्रैकेट कॉम्बिनेशन में होगा तो वो प्रोड्यूस करेंगे लीस्ट अमाउंट्स ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और जो एल्गिलॉय है एंड नाइट आई वायर्स हैं ये मोर फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे दैन द स्टेनलेस स्टील वायर। ओके, बट इन द सिमिलर अमाउंट। ओके, जबकि जो टाइटेनियम मोलिब्डेनम अलॉय है ये प्रोड्यूस करेगा ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो TMA यानी कि टाइटेनियम मोलिब्डेनम अलॉय ऑर्थोडोंटिक वायर हैज़ द मैक्सिमम सरफेस फ्रिक्शन with the orthodontic wire brackets. Lock pins are made of, options are copper, stainless steel, brass और bronze. लॉक पिन्स इनमें से किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर है स्टेनलेस स्टील। ओके, अगर स्टेनलेस स्टील ऑप्शन में नहीं होगा तो आप ब्रास लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एक्सिस इज यूज टू एनालाइज। ऑप्शंस आर मैक्सिलरी ग्रोथ, मैक्सिलोमैंडिबुलर ग्रोथ, मैंडिबुलर ग्रोथ और फ्रंटल ग्रोथ। तो जो वाई एक्सिस है ये होता है सेलानेथियन टू FH प्लेन। तो ये ये है FH प्लेन जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, इसकी एवरेज वैल्यू होती है 59 डिग्री। ओके, तो अगर ये इसकी एवरेज वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई है इट मीन्स उसमें कौन सा पैटर्न है, क्लास 2 फेशियल पैटर्न है जो कि इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल। ओके, और अगर ये एवरेज वैल्यू 59 से डिक्रीज हो गई इट मीन्स क्लास 3 फेशियल पैटर्न शो करेगा वो। और ये क्या करेगा, इट इंडिकेट्स द हॉरिजॉन्टल पैटर्न ऑफ द मैंडिबल ग्रोथ। मतलब वाई एक्सिस इज यूज टू एनालाइज द मैंडिबुलर ग्रोथ। ओके, तो आपको ये पता हो गया वाई एक्सिस में इसकी एवरेज वैल्यू कितनी 59, अगर ये इंक्रीज हो गया इट मीन्स क्लास 2 फेशियल पैटर्न होगा जो कि वर्टिकल ग्रोथ शो करेगा मैंडिबल की। और अगर ये एवरेज वैल्यू 59 से कम हो गया तो इट मीन्स ये क्लास 3 फेशियल पैटर्न शो करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल पैटर्न होगा मैंडिबुलर ग्रोथ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग इज डबल द फोर्स ऑफ एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग। तो ऑप्शंस आर डिक्रीज बाय 8 टाइम्स, इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, डिक्रीज बाय 16 टाइम्स और इंक्रीज बाय 16 टाइम। तो हुक लॉ क्या डिस्क्राइब करता है, फोर्स और स्प्रिंग के बीच में कि जितना डिस्प्लेसमेंट या डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करता है हुक लॉ, फोर्स के बीच में और स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन के बीच में। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, 4 = kx, जिसमें कि F क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, K क्या है, इट इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट है ये। ठीक है, और x क्या है, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इफ़ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज डबल इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो रहा है। और अभी आपको हुक्स लॉ में क्या बताया मैंने कि जो फोर्स वो इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करता है, यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ है, स्प्रिंग की लेंथ जो है वो डबल हुई तो ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डबल हुआ, इट मीन्स जो फोर्स होगा वो भी डबल हो जाएगा। ओके, तो इसमें तो सबसे यानी कि वो इंक्रीज़ ही होगा। ओके, तो इसमें जो
नियरली वैल्यू होगी तो 8 ये होगी इंक्रीज बाय 8, 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ये है फ़िलहाल। लेकिन एक्चुअली इसका ऑप्शन ही नहीं है आंसर में, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। बस इसका ये आना था कि अगर स्प्रिंग इज़ डबल द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, तो लेंथ इज़ डबल तो फोर्स जो होगा वो भी डबल होगा, बस इतना ही आंसर होगा। बट इसका आंसर नहीं दिया। अब नियर बाय में यही होगा कि इट इज़ इंक्रीजेज द 8 टाइम, क्योंकि नियरली यही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अपॉन अ टूथ रिजल्ट इन इट्स बॉडीली मूवमेंट। तो पॉइंट जिसमें फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टूथ के, वहाँ पे अगर रिजल्ट आ रहा है बॉडीली मूवमेंट का, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है, दिस इज द पॉइंट थ्रू विच एन अप्लाइड फोर्स मस्ट पासेस फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू मूव लिटरली विदाउट एनी रोटेशन। देखो एक्चुअली क्या होता है, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, टूथ जो है ओरल कैविटी में रहता है और ये फ्री नहीं रहता है बिकॉज इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके कारण ये उसके मूवमेंट को रोक के रखते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब टूथ पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो रिस्पॉन्स करता है रोटेट के लिए। ओके, जैसे अगर यहाँ पे ये डला हुआ है फोर्स यहाँ पे, तो मतलब ये रिस्पॉन्स करेगा रोटेशन के लिए और उसके लिए वो स्लाइटली मूव करेगा। ओके, स्लाइटली इसकी जो है वो टेंड टू रोटेट द टीथ, और थोड़ा सा वो रोटेट कर देगा, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, तो आंसर क्या होगा इसका? द पॉइंट एट विच द एप्लीकेशन फोर्स अपॉन अ टूथ results in its bodily movement is called center of resistance. Next question है Dewey's class 1 type 5 mole occlusion is, options are anterior cross bite, mesial movement of molar, posterior cross bite और anterior inclination। तो Dewey's modification दिया था मार्टिन डीवे ने 1950 में, जिन्होंने डिवाइड किया था एंगल्स क्लास 1 और क्लास 3 मॉल ऑक्लूजन को उनके सब टाइप्स में। तो उस क्लास 1 में क्या क्या सब टाइप्स आते हैं? क्लास 1 में आता है क्राउडेड मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ, कैनाइंस में भी एबनॉर्मली पोजीशन। टाइप 2 में आता है प्रोक्लाइन और लेबियो वर्जन ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर। टाइप 3 में आता है एंटीरियर क्रॉस बाइट प्रेजेंट। टाइप 4 में आ गया पोस्टीरियर क्रॉस बाइट और टाइप 5 में आता है मीजियो वर्जन ऑफ मोलास। तो डिवेस क्लास 1 टाइप 5 मॉल ऑक्लूजन में क्या होगा? मीजियल मूवमेंट ऑफ मोलार और मीजियो वर्जन ऑफ द मोलार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर colleagues, friends and junior seniors. Thanks for watching.